नमस्कार। इनोवेशन और स्टार्टअप का ज़माना है, लेकिन स्टार्टअप्स को लेकर हम एक फैक्ट ये भी जानते हैं कि 60 से 70% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। फेल होने की वजह क्या होती है और किस तरह से एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाया जा सकता है, ये कोई ऐसा शख्स ही बता सकता है आपको जिसने एक के बाद एक कई बेहतरीन स्टार्टअप्स देश को दिए हों। आरोग्य मेडिकल, शौर्यादित्य एडवर्टाइजिंग, ओपरा सिनेमा, कप एंड पफ और एक लंबी फहरिस्त है आइडिएशन की। और सिर्फ बात आइडिएशन तक सीमित नहीं है, उसके इम्प्लीमेंटेशन को भी हम देख रहे हैं। ये वो तमाम स्टार्टअप्स हैं जो बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं और इन सभी स्टार्टअप्स के पीछे एक ही शख्स है जिनका नाम है केपी सिंह चौहान। केपी सिंह अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो यंग एंटरप्रेन्योरशिप में अपना मकाम बना चुके हैं। काफ़ी लोग उनकी तारीफ़ें भी कर रहे हैं। उनके आइडिएशन को काफ़ी बेहतरीन माना जा रहा है। कैसे वो ये करते हैं और किस तरह से एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाया जाए, इस पर बातचीत करने के लिए आज केपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। केपी सिंह, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने कहा, सबसे बेसिक सवाल यही है कि स्टार्टअप्स या फिर एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन सी वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको लगता है यंग एंटरप्रेन्योर्स नज़रअंदाज कर देते हैं? लोगों के, बच्चों के बड़े उत्साह रहते हैं। मैंने देखा नए नए बच्चे रहते हैं, बड़े उत्साही रहते हैं। पर बेसिक 3 चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आई हैं कि कोई भी स्टार्टअप हम चालू कर रहे हैं, शुरू करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई मतलब उसको कई गुना मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 1 से 2, 2 से 10, 10 से 100, 100 से 1000। तो क्या अगर हम उसको 1000, 2000, 10,000 तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, क्या हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या इस तरह की कोई फील्ड में, जो भी फील्ड हमारी रहे, उस फील्ड में कोई बड़ा आदमी बना है दुनिया में। अगर कोई बड़ा आदमी नहीं बना है तो फिर हम उस फील्ड में नहीं जाना चाहिए। वो स्टार्टअप आगे सस्टेन करेगा नहीं करेगा, बहुत सारे प्रश्नवाची चिन्ह आ गए। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि क्या मल्टीप्लाई किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया, क्या कोई दुनिया में बड़ा आदमी इस तरह का बना हुआ है उसी फील्ड से। फार्मा फील्ड की बात करें तो पता नहीं कितने सारे बड़े बड़े प्लेयर हैं, हमें देखने को मिलते हैं। तो हाँ, उस लेवल के बड़े आदमी हैं जी। तीसरा पॉइंट आता है कि क्या इस विधा के एक्सपर्ट लोग हैं हमारे पास आसपास। अगर ये तीनों चीजें हमारे पास है तो हम उस स्टार्टअप को कूद जाना चाहिए जी। एक और बहुत अहम सवाल जो सभी यंग एंटरप्रेन्योर्स के जहन में आता है वो ये कि हमारे पास आइडिया तो है, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। हमें फंडिंग नहीं मिलती है। कोई भी बिजनेस बिना पैसे के कैसे स्टार्ट हो सकता है। जो इन्वेस्ट करते हैं वो हमसे बहुत बड़ी इक्विटी मांग लेते हैं। कोई हमारा आइडिया चुरा कर तो नहीं ले जाएगा। जैसे बहुत से डर हैं जो ज़्यादातर आइडिएशन को, जैसे ही वो आइडिया आता है वैसे ही उसकी कब्र भी खुद जाती है। इस परेशानी से या फिर ये जो चैलेंज आता है, इससे कैसे ओवरकम किया जाए या आपने कैसे किया? बहुत सीधी सीधी बात है कि दुनिया दौड़ने वाले घोड़े पे पैसे लगाती है। तो आपको सबसे पहले छोटा सा प्रूव करना पड़ेगा। वो प्रूव करने के लिए पैसे, सबसे पहले अपने करीबी लोगों को पहचाने कि मेरे जो खास दोस्त हैं या मित्र हैं या रिश्तेदार हैं, उनसे हम लोग कुछ पैसे ले सकते हैं। और ये प्रूव करना पड़ेगा आपको। जिस दिन आपने ये प्रूव करके उनको रिटर्न कर दिया तो दुनिया में पैसों की कमी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि मैंने भी काम चालू किया था, पर मैंने प्रूव करते गया और लोग मेरे साथ जुड़ते गए और लोग पैसे लगाते जा रहे हैं कि भैया बताओ, हम आपके साथ में हैं, कहाँ पैसे लगाने हैं आप हमको बताइए। क्यों? क्योंकि प्रूव कर दिया। तो छोटे छोटे प्रूव करते जाइए। पैसे कोई समस्या नहीं होती धंधे में। मेरा ऐसा मानना है कोई भी स्टार्टअप के लिए पैसे समस्या नहीं। हाँ, पहले दिन से हम इक्विटी की तरफ ना भागें। ये बहुत गलत नजरिया रहता है लोगों का। लोगों को लगता है कि मेरा आइडिया है और ये 100 करोड़ 50 करोड़ का हो गया है। अपने मन में बनाने से क्या होता है, आपको प्रूव करना पड़ेगा। साल भर 2 साल आप प्रूव करें, उससे काम करके दिखाएं, अपने सिस्टम में देखें कि हम क्या प्रॉफिटेबिलिटी ला पा रहे हैं और लोग फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तमाम सारी कंपनियां जो रेटिंग देती हैं कि इसका वैल्यूएशन ये है, आप उनके पास जाइए, केस स्टडी दीजिए उनको और फिर वो काम करेंगी। तब आपके पास इक्विटी प्लेयर आएंगे, तब आप निगोशिएट कर सकते हैं। पहले दिन से निगोशिएशन पावर ही नहीं आपके पास। आपने कागज पेन पे आइडिया बनाया और कागज पेन के आइडिया की कोई वैल्यू नहीं होती। मेरा ऐसा मानना है, प्रूव करिए बस। मैंने एक चीज़ और देखी है कि आइडिएशन तो है, आइडिया आ जाता है और उसके बाद में लगता भी है कि हाँ ये तो कमाल कर जाएगा और बहुत सारे सपने हम देखने लगते हैं। लेकिन जो दूसरी विधाएं हैं, यानी अकाउंट्स
या फिर कंपनी को किस तरह से बनाना है, या फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, रोड मैप्स कैसे बनाए जाते हैं, और जिसको हम कहते हैं कनेक्शंस, या फिर किस तरीके से जान पहचान के जरिए मार्केट को एक्सप्लोर किया जाए, कौन, इन सारी चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं। अगर मान लीजिए कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या रोबोटिक्स में काम कर रहा है तो उसे अपनी फील्ड का तो नॉलेज है, बाकी सारी फील्ड्स के बारे में ठन ठन गोपाल मामला है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इससे कैसे हो, यानी आपके पास आइडिया है, नाउ हाउ टू स्टार्ट, कैसे दूसरी चीज़ों को कैसे आप तैयार करें। जो आपने जैसे बात करी है डॉक्टर साहब की, किस तरह के लोग, हमें उन तरह के लोगों का एक समूह बनाना पड़ेगा, और उन समूह से ही, मतलब हर आदमी एक्सपर्ट हो हर चीज़ का जरूरी है ही नहीं। एक सिस्टम है, उसमें हमें तरह तरह के लोग लगेंगे। तो हमको अकाउंटिंग के भी लोग चाहिए, हमको HR के भी लोग चाहिए, हमको सेल्स के भी लोग चाहिए, हमको मार्केटिंग के भी लोग चाहिए। तो ऐसे लोगों का एक छोटा सा समूह बनाया जाए, धीरे धीरे करके उनके अंडर में जब हमारा काम बनने लगे तो उनके अंडर में टीम बना दी जाए। पर ये लोगों का समूह होना चाहिए। शुरुआती दौर में ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, 5 से 6 लोगों में काम चल सकता है। इसमें मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ, यानी आप सिमिलर मेंटालिटी के वो लोग जो आपके प्रोजेक्ट के साथ बराबरी से जुड़ना चाहते हैं और वो अपने हित लॉन्ग टर्म में देखते हो, इमीडिएट गेन के बजाय, ऐसे लोगों को आप पहले शुरुआत में जोड़े जो अलग अलग विधाओं के एक्सपर्ट। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, कि पहले उनको हमारा विजन समझ में आ जाए कि हम कहाँ ले जाएंगे। और आज के लिए कोई काम नहीं करेगा आपके साथ, वो फ्यूचर के लिए काम करेंगे। आप उनको बताओ कि आज नहीं कल ये कंपनी यहाँ होगी तो आप कहाँ होंगे, और हमें उनके साथ सपनों को, वो इस सपने के साथ जिस दिन क्लब हो गए ना तो कंपनी बड़ी हो जाएगी। पर उन्हें क्लब एसोसिएट करना पड़ेगा, फिर उनको बताना पड़ेगा कि ये कंपनी इतने करोड़ के टर्नओवर पे जाएगी, ये यहाँ पहुंचेगी आने वाले दिनों में, तो आप कहाँ होंगे। तो सपने एक हो गए तो आदमी काम करने लगता है। अब स्केलेबिलिटी की अगर बात करेंगे, मान लीजिए आप एक कारोबार को शुरू करते हैं और हम जाहिर तौर पर जब स्टार्टअप को आगे बढ़ाते हैं तो हम सोचते हैं एक बड़ी कंपनी का रूप लेगा, या आपने जैसा कहा शुरुआत में कि कोई क्या इस तरह के बिजनेस से बड़ा बना है तो उस बड़े बनने की तरफ हम बढ़ते हैं। लेकिन यहीं पर मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो दम तोड़ देते हैं, क्योंकि स्केलेबिलिटी के लिए या उसको बड़ा करने के लिए वो नहीं जा पाते। उसकी क्या स्ट्रैटेजी आप अपनाते हैं, या आप क्या सलाह देंगे यंग एंटरप्रेन्योर्स को? कोई भी सिस्टम को सबसे पहले एक जगह मॉडल को हमको प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले एक जगह हमने प्रूव किया, क्या हम एज इट इज कॉपी पेस्ट किसी दूसरी लोकेशन पे कर सकते हैं जो हमारी कार्य क्षेत्र से बाहर की हो। इस पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, इसको पहले वाले को चालू करने के बाद दूसरे वाले में हमको पॉज लेना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा, और हमको वो तैयारी करनी पड़ेगी। हमारे हो सकता है सॉफ्टवेयर में तैयारी करनी पड़े, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में तैयारी करनी पड़े। वो सारी तैयारी को नोट डाउन करके उसको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि हम दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां हमारे कोई लोग नहीं है, हम इस मॉडल को कितना ऑटोमेटिक कर दें जिससे लोगों की होने वाली त्रुटियां कम हो। तो हमें ऑटोमेशन पे जाना पड़ेगा। सिस्टम की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें, या हम डाटा एनालिसिस की बात करें, तो हम किसी व्यक्ति के भरोसे काम नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्तियों से गलती होती है, कंप्यूटर गलती कम नहीं करता है। तो हमको सिस्टम पे जाना पड़ेगा। और अगर हमने वहां कॉपी कर दिया तो एक जगह से दूसरी जगह कॉपी हो सकता है, तो दूसरी से तीसरी जगह हो सकता है, तीसरी से चौथी जगह हो सकता है। तो बस ये कॉपी पेस्ट धीरे धीरे करते जाएंगे और उसमें होने वाली गलतियों को सुधारते जाएंगे। 4 से 5 जगह आपने कॉपी कर लिया तो तय बात है वो पूरे हिंदुस्तान में हो सकता है, और तय बात है पूरी दुनिया में हो सकता है। सबसे पहले एक मॉडल तैयार करें, वो मॉडल आप क्या रेप्लिकेट कर सकते हैं किसी और जगह पर, इसको अश्योर करें और पहली जगह पर मजबूत कर लें, और उसके बाद आप क्या ठीक उसी मॉडल के साथ में अलग अलग जगह पर भी वर्कआउट कर सकते हैं, इसका ध्यान रखें। ये आपकी स्केलेबिलिटी का सबसे सुरक्षित मॉडल हो सकता है। अब जो मैंने आपसे एक बात कही थी फंडिंग को लेकर, एक तो ये होता है कि इक्विटी बड़ी मांग ली जाती है तो कई स्टार्टअप्स डर जाते हैं शुरुआत में, और दूसरी चीज़ ये कि जब स्केलेबिलिटी के लिए जाते हैं तब भी अगेन फंडिंग। क्या क्या फंडिंग एजेंसीज अवेलेबल हैं और आप किन को प्रेफर करते हैं, या क्या सलाह देंगे कि आप इन फंडिंग एजेंसीज के लिए जा सकते हैं? चाहे वो एंजल फंडिंग हम सब जानते हैं, लोन हम सब जानते हैं, उधार किसी से ले लिया, दोस्तों से ले लिया, लेकिन क्या फंडिंग होती है जो सेफ होती है और किस तरीके से सोचा जाए इस दिशा में? सबसे पहली चीज कि अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा है तो डेट फंडिंग लेनी चाहिए। डेट फंडिंग कहेंगे हम इसे, लोन तरह से कहते हैं कि बैंक से लोन लिया तो हम अगर कॉन्फिडेंट हैं कि हम ये चुकता कर सकते हैं हमारे सिस्टम से, तो सबसे पहले लोन लें। लोन लेके आप उसको आगे बढ़ाएं धीरे धीरे। और आजकल तो स्टार्टअप के लिए 2 करोड़ तक के लोन सरकार ने मुफ्त बगैर कॉलेटर के कर रखे हैं कि उस पर ब्याज भी कम लेते हैं। और स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको टर्नओवर के 25 करोड़ तक के टर्नओवर पे आपको इनकम टैक्स नहीं देना। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां जो लोगों को मालूम ही नहीं है। अब वो सब बस एक स्टार्टअप बना लिया और मैं इसमें ये करना चाहता हूँ। आपको पॉलिसियां समझनी पड़ेंगी, सरकार की नीतियां समझनी पड़ेंगी, किस तरह से सरकार हेल्प कर रही है नए नए स्टार्टअप को।
तो हमें सबसे पहले डेट फंडिंग की तरफ जाना चाहिए, इक्विटी की तरफ पहले दिन से कतई नहीं जाना चाहिए। डेट फंडिंग से हमने जिस दिन बैंक के लोन का रिपेमेंट करने लगे और एक प्रॉफिट जनरेट करने लगे, तो मैं बता नहीं सकता हूं कि दुनिया में कितना सारा पैसा पड़ा हुआ है। दुनिया के लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि पैसा लगाएं कहां। आप अच्छा स्टार्टअप लेके जाइए उनके पास, वो बिल्कुल लगाएंगे। मैं हमेशा इनोवेटर से और जो नए स्टार्टअप से उनसे ये कहता भी हूं कि जितनी ज़रूरत आपको फंडिंग की है उतनी ही फंड मैनेजर्स को ज़रूरत है अपने फंड को इन्वेस्ट करने की। वो अच्छे आइडियाज़ की तलाश में रहते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप जाइए, लेकिन कितने व्यवस्थित तरीके से आपने अपने प्लान को बनाया है और कितनी आसानी और सहजता से आप किसी को समझा पाते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। और केपी, मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ी रोशनी डालें कि कैसे रोड मैप बनाया जाए, कैसे समझाया जाए कि मेरा प्लान क्या है। मतलब चाहे वो पीपीटी के लेवल पर हो या आपकी खुद की समझ के लेवल पर हो। यहाँ पर बहुत लोग गच्चा खा जाते हैं, मेरे मन में तो है लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि ये कितना नहीं, ये ऐसे मौखिक रूप से नहीं बताया जाएगा। आपको बिल्कुल फाइनेंशियल प्लानिंग बनानी पड़ेगी। पीपीटी भी हम ना बनाएं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवाएं कि हम आज जो पैसा निवेश करेंगे वो कितने साल बाद रिटर्न हो सकता है और हमारा इसमें प्रॉफिट कितना हो सकता है। देखिए, जब निवेशक के पास जाते हैं तो आपको अपना हित नहीं समझना, आपको उसके हित की बात करनी है कि आप जो पैसा लगा रहे हो मैं 2 साल बाद रिटर्न कर सकता हूं और उसके बावजूद कंपनी में प्रॉफिट में आप उसके परसेंट के मेरे शेयर होल्डर रहेंगे। तो मोस्टली स्टार्टअप वाले क्या करते हैं, अपनी बात करते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। किसी भी निवेशक को इससे मतलब नहीं कि आप क्या कर पाएंगे। निवेशक को मतलब उसका पैसा सेफ है, पहली चीज। सेफ पहले वो करेगा, देन सेफ के बाद उसको आने वाले दिनों में रिटर्न क्या मिलेंगे। तो हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि हम निवेशक के एंगल से सोचें और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो भी टैक्स कंसल्टेंट हैं आपके, वो उस तरह से पीपीटी बनाएं कि निवेशक के एंगल से बात करें। एक और मैंने देखा है बिजनेस में बड़ी चुनौती ये आती है कि हमें बस बिजनेस करना है, लेकिन हमारे पास ना आइडिएशन है ना हमारे पास उसके तौर तरीके हैं, लेकिन हमें बस बिजनेस करना है इस सोच के साथ बहुत से लोग के भी ऐसी बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो बस किसी वजह से बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है बिजनेस करने वाले बहुत सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन उनका अपना आइडिएशन नहीं होता और वो अपना पैसा तो लगा देते हैं या फिर किसी के भरोसे पर अपने काम को शुरू तो कर देते हैं। उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और उन्हें बिजनेस करने का कितना अधिकार होता है? कभी भी किसी के भरोसे पे पैसे मत लगाओ, पहला पॉइंट। मतलब कई लोग बोलते हैं कि आ जाइए सर, मैं पार्टनरशिप में आपको ले लेता हूं। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जो आदमी आपके पास आ रहा हो ये कह रहा है कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तो वो काम तो करना ही नहीं है। जिसमें आपको करना पड़े जीवन में वही काम करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो सारा स्टीयरिंग कार का उसके पास है, वो चाहे जैसे मूव करेगा, चाहे जैसे ले जाएगा। तो ऐसी रिस्क नहीं लेना है। जो भी व्यक्ति आया और अगर वो बोले कि आपकी ये जिम्मेदारी रहेगी, मेरी ये जिम्मेदारी रहेगी, तब हम साथ में काम कर सकते हैं। और भाई बिजनेस की बात करें, हो सकता है आपको समझ ना हो शुरुआती दौर में, पर समझ डेवलप की जा सकती है। तमाम सारी चीजें आजकल इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, गूगल पे इतनी मौजूद है कि जिनको पढ़ के स्टडी किया जा सकता है। भाई बच्चा पहले दिन से डॉक्टर नहीं होता है, उसको डॉक्टर की पढ़ाई कराई जाती है। तो जरूरी नहीं है कि आप कॉलेज में जाके पढ़ें। आपके पास इतने संसाधन है, तमाम सारी बुक्स हैं, डिफरेंट राइटरों ने बिजनेस पे इतनी सारी अच्छी अच्छी किताबें लिखी, आप वो पढ़ें। पर लोग क्या ना पढ़ना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं। बस माता पिता के जो पैसे हैं वो बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, बच्चे को लगा दिए पैसे, बस हमें बिजनेस करना है। अरे बिजनेस से पहले आप तैयारी करो। मैंने कोई भी बिजनेस चालू किया तो उससे पहले 3 साल तैयारियों में निकालता हूं। क्योंकि अब चाइनीज बेम्बू की कहानी मैं कई बार बताता हूं बच्चों को कि चाइनीज बेम्बू 3 साल तक जमीन से 1.5 फीट ऊपर उगता है। लोग कहते हैं कि ये छोटा है, पर उसके बाद वो 90 फीट का हो जाता है। कारण वो उससे पहले अपनी नीचे जड़ें मजबूत करता है। तो आपको अपनी जड़ें मजबूत करनी है, आपको रोड मैप बनाना है और उससे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी पूरी कि मुझे कैसे बड़ा बनना है। तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जल्दबाजी ना करें। अगर कोई आइडिएशन आपके दिमाग में है भी तो इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो अलग अलग पहलू बिजनेस के हैं, स्टार्टअप्स के, उनको समझ लीजिए। जो योजनाएं चल रही हैं उनको समझ लीजिए। आपका रिटर्न क्या है उसको समझ लीजिए, उसको अश्योर कर लीजिए और उसके बाद में प्रॉपर प्लानिंग से जाएंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। हमेशा याद रखिए किसी भी बिजनेस को डेवलप करने के लिए रिवॉर्ड बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं चाहूंगा ये भी थोड़ा आप बताएं कि मैंने ज्यादातर स्टार्टअप्स को तब सक्सेसफुल देखा है जब वो शुरुआती दौर से ही भले ही थोड़ा पैसा कमाए लेकिन रिवॉर्ड घर लाना शुरू कर देते हैं, इंस्टीड ऑफ जस्ट इन्वेस्टिंग साल भर बाद मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा और हम देखते हैं कि कुछ समय बाद उनकी कमर टूट जाती है। क्या मैं यहाँ पर सही हूँ और मेरा ये आकलन सही है कि आपको शुरुआती दौर से ही रिवॉर्ड मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। अगर कोई इस तरह का मॉडल है कि शुरुआती दौर में ही हमारे पास कुछ अर्निंग आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं भी आ रही तो आपको ये पहले दिन से मालूम होना चाहिए कि मुझे अर्निंग कब आएगी। 6 महीने बाद आएगी, साल भर बाद
आएगी? नहीं, 6 महीने बाद नहीं, वो महीने से नहीं चलेगा, वो चलेगा टर्नओवर से। क्या मुझे ये टर्नओवर अचीव करना है, तब मुझे ये अर्निंग आएगी। तो आपको भिड़ जाना है उस टर्नओवर को अचीव करने में। हो सकता है वो टर्नओवर हमारा साल भर में हो सकता है हमारा 6 महीने में, हो सकता है 3 महीने में, पर हमारा माइलस्टोन तय हो कि इस टर्नओवर के बाद मेरे को ये बर्निंग खत्म हो जाएगी मेरी और ये मैं अचीव कर लूंगा। तो आपको बिल्कुल एकदम सटीक दिखेगा कि मुझे ये टर्नओवर अचीव करना है, खत्म बाकी चीज। अब मैं उसको जितनी जल्दी अचीव कर लूंगा मेरी बर्निंग कम हो जाएगी, मैं जितना लेट करूंगा मेरी बर्निंग होती जाएगी। तो स्टार्टअप सिर्फ इन सब चीजों पे फोकस होना चाहिए कि मेरा बर्निंग भी हो रहा है तो कितने दिन तक होगा, अगर मैं कितनी मेहनत करूं या मेरी कितने रिसोर्स लगा दूं कि मेरा टर्नओवर वहां तक पहुंच जाए। क्योंकि सारा आजकल वॉल्यूम का खेल हो गया है, तो वॉल्यूम बेस्ड भी काम किया जा सकता है और आइडिया को उस तरफ बढ़ाया जा सकता है कि हम सर्टन कुछ भी जो भी समय लग रहा है हमको, तो वो समय तक हम ये अचीव कर लें। एक आध महीना आगे पीछे होगा चलेगा, पर 10-10 महीना, साल भर, 2-2 साल वो स्टार्टअप बर्बाद हो जाते हैं। फाइनली कांस्टेंट डीमोटिवेशन भी है। बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता है। लोगों को ऐसा लगता जरूर है कि हमें पढ़ना नहीं है, हमें नौकरी नहीं करना, हमें नौकरी देना है। ये ख्यालों में तो होता है, सपने सबके होते हैं, लेकिन कांस्टेंट डीमोटिवेशन होता है। आसपास के लोग आपसे उम्मीदें बहुत करते हैं, साथ ही साथ में आपको शुरुआती दौर में रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं तो आप हताश होते हैं। ऐसे समय पर अपनी मेंटल टफनेस को कैसे बनाए रखें या अपने विश्वास को कैसे जिंदा रखें कि अभी नहीं तो कुछ समय बाद हमें सफलता जरूर मिलेगी? देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो ये कहता हूं कि विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, है ना। कभी भी कोई बाहरी सराउंडिंग चीजें अगर हमारे विश्वास को कमजोर कर रही हैं तो मतलब आप अंदर से कमजोर हैं। आप बीमार तब होते हैं जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है। तब तक कोई भी बीमारी, क्या बीमारी बैक्टीरिया यहाँ एटमॉस्फेयर में नहीं है, पर वो स्वस्थ मनुष्य के पास नहीं जाते। तो आपको अंदर से अपना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। आपका विल पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मेरे आइडिया में दम है और मैं कर लूंगा, और आप उस पर लगे रहें। आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, साल भर में होगा, पर होगा जरूर। पर जिस दिन आप ही डिमोटिवेट हो गए, आपको ही लगने लगा नहीं यार नहीं हो पा रहा आइडिया, बस यही समस्या है। तो लोगों के अंदर क्या, बाहर के जो तत्व हैं उनसे वो अपने आप को परिवर्तन करने लगते। किसी ने बोला यार नहीं चल पा रहा है, यार कुछ और कर ले, वहां लड़ना आना चाहिए, वहां विरोध नहीं, मेरा चलेगा, आप आज नहीं कल देखिएगा मेरा चलेगा। दूसरी एक सलाह मैं चलते चलते आपको देना चाहूँगा, सीखिए उनसे जिन्होंने खुद को आजमाया है। सिर्फ किताबी कोरे ज्ञान पर या जो मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं इन्हें सुनकर कुछ देर के लिए आप पॉपअप होते हैं, लेकिन उसके बाद में ढाक के 3 पात। इसलिए हमेशा मेरी कोशिश भी यही थी कि केपी सिंह के जरिए मैं आपके सामने वो बातें रखूँ जिन्होंने कुछ अचीव किया है या इन संघर्षों को ज़मीनी तौर पर देखा है, वो अपने अनुभव आपसे साझा करें। तो हमेशा याद रखिए, उन लोगों को सुनिए, उन लोगों से सलाह लीजिए जिन्होंने सचमुच उस फील्ड में खुद को आजमाया है, जिनका ज्ञान सतही नहीं है या कोरा ज्ञान नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बातचीत के जरिए कुछ जानकारियां आपको मिली होंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स या जो भी यंगस्टर्स हैं जो बिजनेस में एक्सप्लोर करना चाहते हैं उन्हें कुछ मदद मिल पाए। आप और क्या जानना चाहते हैं इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी हमें भेज सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के कई वीडियोस हम लगातार आपके सामने रखते रहेंगे जो आपकी मदद कर पाएंगे। आपने इस बातचीत को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केपी सिंह, आपका बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। नमस्कार।